अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। एक केस आया था तो आई थॉट कि मैं इस पे एक वीडियो बना लूँ ड्रग एडिक्शन पे। ठीक है, हमारे पास अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आजकल की सिचुएशन में जो टीन एज के बच्चे होते हैं वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों को कन्विंस करते हैं कि वो ड्रग्स की तरफ जाएं, हम उन पे बात करेंगे। और फिर उनका इलाज कैसे होता है और तरीक़ाकार इलाज का क्या है। और फिर उस इलाज के बाद, यानी कि ये इलाज इस तरह नहीं होता कि बस 2-3 महीने का इलाज हो गया तो इट्स फाइन, नहीं, इसके बाद ये इलाज जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज मिल जाए। सबसे पहले एक केस आया था मेरे पास और उस केस में ये था कि वो टीन एज का बच्चा था, ठीक है, 18 ईयर्स का था और उसने क्या किया कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करता था, ड्रग्स यूज़ करता था। अब ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद उसका 3 महीने के लिए उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट किया गया। रिहैबिलिटेट तो उसको कर दिया गया, वो बच्चा सेट हो गया, उसने ड्रग्स छोड़ दी 3 महीने, तो उसने बिल्कुल भी छोड़ा ड्रग्स, ठीक है। अभी निकलने के बाद क्या हुआ कि अभी उसको बुली किया जाता है, उसके फैमिली वाले उसको ताने देना शुरू कर देते हैं, अच्छा तुम तो ड्रग्स इस्तेमाल करते थे, तुम तो ये इस्तेमाल करते थे, तुम तो वो इस्तेमाल करते थे। उस चीज़ की वजह से वो बच्चा डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया। अब वो बच्चा खुद आया मेरे पास और ये कह के कि मैडम मैं ड्रग्स की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुका हूँ ड्रग्स की वजह से, ठीक है, मैं दोबारा जाना नहीं चाहता और मुझे खुशी नहीं मिल रही, ना मुझे घर में खुशी मिल रही है, ना मुझे बाहर मिल रही है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ बैठता हूँ तो वही ताने सुनता हूँ, घर में बैठता हूँ तो वही ताने सुनता हूँ। तो वो बच्चा क्या गया, डिप्रेशन में जाने लगा है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर होता है कि बुली करते हैं हम बच्चों को या उस इंसान को जिसने नशा छोड़ा होता है, तो नशे के बाद उसको बुली किया जाता है, तो उस बुली की वजह से वो दोबारा नशों की तरफ राग़िब हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे कि एक टीन एज का बच्चा हो या चाहे वो थोड़े से बड़े एज का हो, लोग नशे की तरफ क्यों जाते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो है पीयर प्रेशर, यानी कि अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके वो नशा स्टार्ट कर देता है, ठीक है। या उसका जो एज ग्रुप होता है या जो फेलो ग्रुप होता है वो ऐसा होता है कि वो नशे कर रहे होते हैं और ये बच्चा या ये लड़का या ये आदमी उनके साथ बैठ बैठ के उनके इन्फ्लुएंस में आना शुरू हो जाता है। पहले 1 कश लगा लिया सिगरेट का, फिर 2 लगा लिया, फिर 3 लगा लिया, बस फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नशा जो है वो स्टार्ट हो जाता है इनका और फिर ये एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब एडिक्शन इनकी स्टार्ट हो जाती है फिर ये नशा नहीं छोड़ सकते। तो एक मेन फैक्टर है पीयर प्रेशर, यानी कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके या अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठ के वहाँ पे उनकी जो कम्युनिटी होती है या जो उनका जो एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, वो नशे करते हैं तो ये भी स्टार्ट कर देते हैं। पीयर प्रेशर बहुत होता है। दूसरा जो हमारे पास है वो पेरेंटिंग स्टाइल है। पेरेंटिंग स्टाइल में हमारे पास 2-3 किस्म के स्टाइल्स आ जाते हैं कि हर एक पेरेंट्स का, माँ बाप का अपने एक तरीक़ाकार होता है बच्चों की परवरिश करने में, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिससे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेटिव स्टाइल, ठीक है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, हर एक चीज़ पे उन पे नज़र रखते हैं, ये नहीं करना, ये यहाँ नहीं जाना, ये काम नहीं करना, पढ़ाई करोगे, हर टाइम उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखते हैं। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और जब भी उनको थोड़ी सी भी आज़ादी मिलती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बंद किया जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, तो उनको थोड़ी सी भी आज़ादी मिलती है तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम मिल चुका होता है और वो फ्रीडम, वो थोड़ी सी फ्रीडम भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरीके से दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल होता है, उसमें पेरेंट्स बिल्कुल भी नज़र नहीं रखते, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे किस टाइम वापस घर आ रहे हैं, बच्चों का कोई स्केड्यूल नहीं है, बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कुछ भी उनको आइडिया नहीं होता। तो इस सिचुएशन में भी वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। उनकी वनरेबिलिटी बहुत होती है। वनरेबिलिटी मतलब कि दे आर टू मच वनरेबल कि वो आराम से ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं, वो आराम से ड्रग इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स की नज़र उन पर नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। और वो पेरेंट्स जो बच्चों को अपने फ्रेंड्स की तरह रखते हैं, उन पर सपोर्ट करते हैं उनको और उन पर नज़र भी रखते हैं और उनको थोड़ा सा फ्रीडम भी दिया होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बच्चे क्या होते हैं कि वो ड्रग्स की तरफ इतना उनकी वनरेबिलिटी या जो उनकी प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स की एक बॉन्ड बच्चों के साथ होता है। मैंने जिस हॉस्पिटल में काम किया था तो वहाँ पे कुछ टीन एज के बच्चे थे जो कि ड्रग एडिक्टेड थे। तो उन बच्चों के मेन जो फैक्टर्स हमने निकाले, रूट कॉज निकाला कि उन्होंने ड्रग्स क्यों स्टार्ट किया था, मैं अगर आपको बताऊं तो उनके रीजंस ये थे कि उनके घर में पेरेंट्स के झगड़े होते थे। तो माँ बाप की लड़ाई झगड़ों की वजह से घर में सुकून नहीं होता था। वो बच्चे बाहर जाते थे और बाहर इतना टाइम स्पेंड करते, जबकि माँ बाप आपस में डिप्रेशन के मरीज बन जाते थे। आपस में उनकी इतनी लड़ाइयाँ होती थी कि उनको खबर ही नहीं होती थी बच्चा किस टाइम वापस आ रहा है, किस टाइम बाहर जा रहा है, किन किन लोगों में बैठ रहा है, उनको कोई खबर नहीं होती थी। तो इस चीज़ की वजह से भी जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ चले गए थे। तो 3 ऐसे बच्चे थे जिनके रूट कॉज जो थे वो फैमिली की तरफ से थे। तो
तो यहाँ पे हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल जो बहुत मैटर करता है कि आप अपने बच्चों के साथ किस अंदाज में बात करते हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है वो ख़राब हो जाए। अनइंटेंशनली ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल अपना लेते हैं कि बस वो कुछ पेरेंटिंग स्टाइल जो बच्चों को थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चों को लीड करते हैं टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि इनका हमें जब पता चलता है या जब पेरेंट्स को पता चलता है तो उनका एक तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होता है। ठीक है, रिएक्शन उनका बहुत ज़्यादा एब्रप्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को पता चला अच्छा बेटा ये कर रहा है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैंने जहाँ पे देखा है कि वो बच्चों को क्या करते हैं, फिर बांध के रख देते हैं। ये चूंकि मैं अफगानियों में काम कर रही हूँ, तो अफगान कम्युनिटी में एक दो ऐसे पेरेंट्स हैं, दो ऐसे फैमिलीज हैं जिनको पता चला कि उनके बच्चे जो हैं वो ड्रग्स एडिक्शन में हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों को जंजीरों के साथ बांध के रखा। दिस इज़ नॉट द वे। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है कि आप अपने बच्चों को बांध दो। दे आर नॉट एनिमल। इवन कि आजकल तो जानवरों के साथ भी इतना प्यार से बात की जाती है, इतना प्यार से उनको ट्रीट किया जाता है, तो आप तो एक जिंदा इंसान को कैसे बंद कर रहे हो जंजीरों में। तो ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह रिएक्शन शो करते हैं बच्चों पे कि उनको बांध के रख देते हैं। वो बच्चे और भी जो है वो डर जाते हैं और भी उनको एक किस्म का फियर डिवेलप हो जाता है पेरेंट्स के साथ, और फिर जैसे उनको मौका मिलता है तो भाग जाते हैं, और फिर जब भाग जाते हैं तो फिर वो वापस ही नहीं आते। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या होता है, ट्रीटमेंट हमारे पास जो है वो ज़्यादातर आप जब भी इनको किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करोगे तो ज़्यादातर 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं इनके। कोर्सेज इन द सेंस कि आप इनको जब एडमिट करते हो तो वहाँ पे इनकी रिहेबिलिटेशन चल रही होती है। ठीक है, अब वहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का होता है, तो मिनिमम 3 मंथ्स का होता है, मैक्सिमम 9 मंथ्स 12 मंथ्स तक भी बात चली जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके साइकेट्रिक इलनेसेस भी होती हैं, और उन साइकेट्रिक इलनेस के साथ साथ उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर है वो भी चल रहा होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो मैं रिकमेंडेशन दूंगी कि मोर देन 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक तो होना चाहिए पेशेंट को किसी भी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में, वहाँ पे उसको एडमिट कर देना चाहिए, और 6 मंथ्स तो एटलीस्ट उसके वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि 3 मंथ्स में तो अभी सिर्फ उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है और वो ये सीख जाता है कि नशे के बगैर रहना किसको कहते हैं। तो फिर उसकी वो जो माइंड रनिंग होती है एटलीस्ट वो टाइम लेता है, तो 6 मंथ्स तो एटलीस्ट होना चाहिए। अब इसका प्रोसीजर इस तरह से होता है कि फर्स्ट मंथ में डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज में उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो जाती है, उसकी बॉडी से सारे नशे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ इंजेक्शन या मुख्तलिफ मेडिकेशन के थ्रू। अब इसके बाद दूसरा जो फेज होता है उसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी या काउंसलिंग फेज। अब उसमें उस पेशेंट की काउंसलिंग हो रही होती है। उस काउंसलिंग के बाद थर्ड जो फेज होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि उस पेशेंट को थर्ड फेज में, थर्ड मंथ में रिलैप्स प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से वो रिलैप्स कंडीशन से निकल सकते हैं, कि वो रिलैप्स ना कर जाएं, और किस तरह से वो अपनी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं ताकि वो दोबारा नशे की तरफ ना जाएं। मतलब उनको अल्टरनेट्स प्रोवाइड करना, ये सारा प्रोसीजर जब वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में चल रहा होता है। तो आप जब भी किसी भी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएंगे वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात जरूर मौजूद होती है। साइकेट्रिस्ट होते हैं वो भी ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको मेडिकेशंस की जरूरत होती है। जितने भी ड्रग्स एडिक्टेड पेशेंट्स होते हैं, डेफिनेटली आपको पता है कि जब भी वो ड्रग्स यूज करते हैं ना, तो सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता, उनके दिमाग पे असर हो रहा होता है। उनको मैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, उनको साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, उनको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, उनको डिप्रेशन हो सकता है, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इंड्यूस सिम्टम्स होते हैं। तो ड्रग्स के इस्तेमाल से सिर्फ ये नहीं होता कि एक बच्चा या जो एक बंदा है वो ड्रग्स यूज कर रहा है, ड्रग्स के इस्तेमाल से उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। जब वो ड्रग इस्तेमाल करना छोड़ देता है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, या जब वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, जिससे हम इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, या फिर उसको हम विड्रॉल कहते हैं, ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं, और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात होते हैं वो उनके वहाँ पे जाके काउंसलिंग और साइकोथेरेपी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक बच्चा या जो एक बंदा है वो उस कंडीशन से निकल आता है। अब इसकी ट्रीटमेंट में जिस तरह के मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मैं सिर्फ उनको नहीं बुलाती, मैं उनकी फैमिली मेंबर्स को जरूर इन्वॉल्व करती हूँ साइकोथेरेपी में, काउंसलिंग में, क्योंकि अगर पेशेंट तो खुद तो ठीक हो रहा होगा, लेकिन उसकी जो फैमिली एनवायरनमेंट है, वो जो कंडीशन है, जब तक उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं आएगा पेशेंट मोटिवेट नहीं होगा। तो उसकी फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और मैं करती हूँ हमेशा। तो इसी तरीके से जब ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उनके ट्रीटमेंट में भी उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को हम जरूर इन्वॉल्व करते हैं।
अब जैसे मैंने केस बताया कि बच्चा जो है उसने ड्रग्स तो छोड़ दिया, वो 3 महीने उसने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब वो जब वो वापस घर गया तो उसको क्या करता है, बुली किया जाता है, उसको वो सारे ताने मिलते हैं, तुमने ड्रग्स इस्तेमाल किए थे, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे। अब वो चीज उस बच्चे के लिए एक ट्रॉमेटाइज बन चुका है, वो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो चुका है। अब वो दोबारा से डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अब डिप्रेशन में जाएगा, खफगान होगा, मायूसी होगी, नाउमीदी होगी। अब उन चीजों को खत्म करने के लिए वो दोबारा ड्रग्स की तरफ जाएगा। तो ये एक साइकिल है जो फिर चलता रहता है। तो ये ट्रीटमेंट में जो सबसे मेन जो हाथ होता है ना, वो फैमिली मेंबर्स का होता है कि एक बच्चे के रिहेबिलिटेशन के बाद आप उसको किस तरीके से बड़ा करते हैं, उसके बाद आप उसको किस तरीके से माहौल प्रोवाइड करते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैमिली मेंबर्स कि फैमिली मेंबर्स उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट होता है ड्रग एडिक्टेड पेशेंट्स का, ड्रग एडिक्टेड बच्चों का। सबसे पहले फैक्टर्स पे कोशिश की जाए। अगर फैक्टर्स ही लीड ना कर रहे हो बच्चों को तो फिर तो इट्स फाइन, दैट्स ग्रेट कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ ही ना जाए। पेरेंट्स उन पे तवज्जो दें, उनके सिबलिंग्स उन पे तवज्जो दें, फैमिली वाले उन पे तवज्जो दें। आजकल मैं अक्सर एक चीज़ देखती हूँ ना कि मोबाइल इस्तेमाल, तो ये एक नॉर्मल बात हो चुकी है। अगर आप एक बच्चे को इस चीज़ से मना भी करते हो तो वो फिर खतरनाक साबित होता है, वो भी पॉजिटिव नहीं होता है इसके लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अगर फैक्टर्स लीड कर रहे होते हैं बच्चों को और आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप लोग देख रहे हो, बच्चे में चेंजेस देख रहे हो, उसके आदतों में चेंजेस देख रहे हो, उसके टाइमिंग्स में चेंजेस देख रहे हो कि एक बच्चा जो है वो टाइम काफ़ी लेट जो है वो घर आता है, एक बच्चा जो है उसके पेरेंट्स के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो अपने सिबलिंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, सारी सारी रात वो बाहर गुजारता है, वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया है, वो खाना बिल्कुल नहीं खाता, वो सोता बिल्कुल नहीं है। अगर ये अलामात आपको नज़र आते हैं तो फिर कोशिश करें कि उस बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बच्चा जो है किसी ड्रग्स की तरफ तो नहीं है। और अगर आपको हो जाता है अंदाज़ा का हाँ वो है, उसी जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, वो इस तरीके से है कि उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो फिर कोशिश करें कि टाइम पे ही उस बच्चे को किसी भी अच्छे से ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करें और उससे पहले उसके रिव्यू ज़रूर जानें। आजकल हर जगह पे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं, लोग अपने फ़ायदे के लिए भी बनाते हैं क्योंकि ड्रग्स बहुत ज़्यादा है, इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, तो वो एडमिट होते हैं और एडमिशन की उनकी अपनी फीसें होती हैं। तो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए भी बहुत ज़्यादा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। मेक श्योर कि कोई साइकेट्रिस्ट उसको चला रहा हो, तभी आप उसको वहाँ पर अपने बच्चे को एडमिट करें। बगैर किसी साइकेट्रिस्ट के आप किसी भी ड्रग एडिक्टेड बच्चे को एडमिट नहीं करें किसी भी सेंटर में। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जब उसका इलाज हो रहा है तो फिर उसके जो माहिर नफ्सियात होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होती है, उनसे भी आप लोगों ने कंसल्ट ज़रूर करना है और उनसे राब्ते में रहें। ये कोशिश करें कि उनसे राब्ते में रहें और बच्चे की जो एक ट्रीटमेंट होती है, फॉलोअप उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर करवाया करें। मतलब 3 मंथ 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो गया, अब उस बच्चे को हर 15 डेज बाद आप साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाएं ताकि उसका फॉलोअप सेशन होता रहे, उस बच्चे को भी हो, उस बंदे को भी हो कि मैंने यहाँ पे फॉलोअप के लिए जाना है, मैंने अपना माइंड ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कराना है, तो इससे फिर उसको फ़ायदा होता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि मेरे इन पॉइंट्स आप लोगों को बहुत सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा क्योंकि केस आया था सुबह ही, तो आई थॉट कि मैं इस पर वीडियो बना लूँ और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है तो उनको भी मिल जाए, तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।